नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है हर्षवर्धन और स्वागत है आप सबका हमारे आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद हर्षवर्धन पे। ठीक है बच्चों, तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th एंड 12th का केमिस्ट्री का लेक्चर सीरीज। कहने का मतलब कि हम लोग यहाँ पे पूरे क्लास 11th एंड 12th की जो केमिस्ट्री है उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितना भी रिक्वायर्ड है उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम पूरे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ये लेक्चर आपको हिंदी इंग्लिश में तो आएगा ही और साथ ही साथ कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में भी आपको आएगा। तो आप सभी बच्चे जो क्लास 11th में जाने वाले हैं या क्लास 11th में हैं, 12th में हैं या रिपीटर्स में हैं, वो आप सभी लोग हमसे इस चैनल पे जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा आपका फेवरेट चैनल केमिस्ट्री विद हर्षवर्धन। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले लेक्चर की और इस लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे अपना पहला चैप्टर क्लास 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। ठीक है, हम जो पहला लेक्चर है वो शुरुआत कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, हमें पता है कि जो हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो क्या है, वो साइंस का एक स्ट्रीम है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हम सबसे पहले साइंस को भी डिफाइन कर ही लेते हैं। तो साइंस क्या है बच्चों? साइंस इज कॉन्टिन्यूअस ह्यूमन एफर्ट to systematize knowledge to understand and describe nature। ये तो हो गया बच्चों हमारा डेफिनेशन इंग्लिश में, इसको समझते हैं। तो साइंस क्या है कि एक ह्यूमन एफर्ट है, लगातार ह्यूमन का एफर्ट है क्या करने में, कि नॉलेज को हम सिस्टमेटाइज करें। ठीक है, जो भी ज्ञान है उसको एक सिस्टमेटिक रूप में हम प्रेजेंट करें, समझें। किस लिए? क्योंकि इससे हमें नेचर को, प्रकृति को समझने में आसानी होती है, उसको डिस्क्राइब करने में आसानी होती है। जैसे कि हम नेचर में बहुत सारे इवेंट्स देखते हैं, जैसे कि लाइटनिंग हो गई। ठीक है, क्या हो गया? लाइटनिंग हो गया। हम और आप बातें कर रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं? ये एक जो है नेचर में हो रहा प्रोसेस है। इन सारे प्रोसेस को समझने में हमें साइंस मदद करता है। और वो कैसे करता है कि हम लोग इसमें साइंस में हम नॉलेज को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करते हैं और वो हमें नेचर को डिस्क्राइब करने और समझने में मदद करता है। ठीक है बच्चों, और अब इसमें जो हमारा स्ट्रीम है जिसके बारे में हम बातें करने वाले हैं वो हमारा क्या है? केमिस्ट्री है। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या है बच्चों? केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का वो ब्रांच है विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम क्या बातें करते हैं कि जो मैटर है उसका क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है और वो दूसरे मैटर से कैसे इंटरेक्ट करता है। जैसे कि अगर आप इस पेन की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये इनका जो कैप है वो कैसा है? ब्लू कलर का है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? इसका कैप है, ठीक है, इसका बॉडी है, इसके अंदर इंक है, ये क्या हो गए? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए। और इसका इंटरेक्शन, ये जब बोर्ड पे चलता है तो ये कैसा होता है? ब्लू कलर का यहां पे हमें लिखा हुआ मिलेगा। तो केमिस्ट्री क्या है बच्चों? बेसिकली यही तीनों चीजों का संगम है, जिसमें कि हम क्या बात करते हैं कि हमारा जो भी मैटर है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और वो दूसरे मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। चलिए इन्हीं बातों को हम लिख लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमारा जो है आज पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, लेक्चर 1। और हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों? अपना पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये हमारा पहला चैप्टर है बच्चों। और इसमें हमने अभी सबसे पहले क्या किया? साइंस को डिफाइन किया। तो साइंस क्या है बच्चों? साइंस इज continuous, science is continuous human effort, continuous human effort to systematize knowledge, to systematize knowledge
knowledge to understand and describe nature, to understand and describe nature। तो बेसिकली केमिस्ट्री में भी हम क्या करते हैं, जो आपके केमिकल कंपाउंड्स हैं उनका जो है हम लोग सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, जिससे कि उनका जो नेचर है वो किससे रिएक्ट करते हैं, किससे रिएक्ट नहीं करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। उस केमिस्ट्री के नॉलेज को सिस्टमेटाइज करते हैं, जिससे कि वो जो अपना केमिकल कंपाउंड है उसके नेचर को हम अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें, उसको अच्छे से हम समझ सकें। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया साइंस का डेफिनेशन। और केमिस्ट्री क्या है बच्चों, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस which deals with properties, constituents and interaction of matter, ठीक है बच्चों। तो हम बेसिकली इन तीन चीजों के बारे में केमिस्ट्री में बातें करते हैं कि मैटर की प्रॉपर्टीज, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट और उसके इंटरेक्शन के बारे में हम बातें करते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो आप यहां पे पॉज करके इसको लिख सकते हैं, फिर हम आगे बातें करना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पे देखिए बच्चों, जो हमने बात करी क्या केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में हम क्या बातें करते हैं, हम बातें करते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज, ठीक है, मैटर की प्रॉपर्टीज, कॉन्स्टिट्यूएंट और इंटरेक्शन के बारे में। तो अब यहां पे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि मैटर क्या है, जो कि आप में से ज्यादा लोगों को पता होगा क्योंकि आपने पहले पढ़ा होगा। तो चलिए हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैटर क्या है बच्चों, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। वो कोई भी चीज जिसके पास कुछ मास है और वो जगह ऑक्यूपाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मैटर बोलते हैं। जैसे कि अगर आप इस पेन को ले लें, ठीक है, ये देखिए इसका कुछ मास है और इसने कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रखा है, तो ये क्या है, मैटर। ठीक है, तो आप उसी तरीके से अपने सराउंडिंग में देखिए और आप देखिए कि आप किन किन चीजों को मैटर मानेंगे। क्या आप मुझे मैटर मानेंगे, क्या आप खुद को मैटर मानेंगे, क्या आप जिस चेयर पर बैठे हुए हैं उसको मैटर मानेंगे, और आपको जो भी चीजें लगता है कि ये मैटर है, आप उन सारी चीजों का नाम जो है YouTube के इस चैनल के इस वीडियो का जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसमें आप लोग उसको लिखेंगे, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको मैटर समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए बच्चों, हम लोग यहां पे मैटर को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, मैटर को डिफाइन कर लेते हैं। मैटर क्या है बच्चों, एनीथिंग दैट हैज मास, एनीथिंग दैट हैज mass and occupies space is called matter। ठीक है, वो कोई भी चीज जिसके पास क्या हो, मास हो और जगह ऑक्यूपाई करता हो, वो क्या होता है, मैटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल ले सकते क्या, चौक, डस्टर, ठीक है, बॉल, ठीक है, ये सारे हमारे क्या है बच्चों, ये सारे हमारे मैटर हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, इसको आप डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। और आगे हम बात करते बच्चों, आगे हम बढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करने के लिए। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर में बच्चों आपने पढ़ा होगा कि हमारे 3 बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो एक बार चलिए इसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, क्या सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। ठीक है, तो सॉलिड क्या होता है बच्चों,
कि हमारा ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसका कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही ज्यादा है। जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो आकर्षण की शक्ति है, वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है और तीनों स्टेट्स में सबसे अधिक होती है। दूसरा, उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी है, वो क्या होती है, तीनों स्टेट में सबसे कम होती है। और अगर हम सॉलिड के शेप और वॉल्यूम की बात करें तो उसका शेप और वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है। जैसे कि ये हमारा सॉलिड है, इसका शेप और वॉल्यूम क्या है बच्चों, फिक्स है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लिक्विड स्टेट्स की। तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है बच्चों कि जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम होता है, और दूसरी बात, जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो सॉलिड से ज्यादा होता है। अगर हम इसके शेप और वॉल्यूम की बात करें तो इनका शेप फिक्स नहीं होता है। जैसे कि अगर आप वाटर को बीकर में डाल दे तो ये बीकर का शेप हो जाएगा, अगर आप इसको बाउल में डाल दे तो बाउल का शेप हो जाएगा। तो वाटर को आप जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसी का शेप ले लेगा। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो लिक्विड्स है उनका शेप फिक्स नहीं होता है, पर उनका वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है। आप अगर 1 लीटर वाटर ले रहे हैं, चाहे आप उसको मग में रखें या बकेट में रखें, उनका वॉल्यूम कितना रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है, और अगर हम गैसेस की बात करें बच्चों तो गैसेस क्या होता है कि इनका जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तीनों में सबसे कम होता है। गैसेस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड और लिक्विड दोनों से क्या होता है बच्चों, कम होता है। और जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो दोनों से क्या होता है, ज्यादा होता है। सॉलिड और लिक्विड दोनों से इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। अगर हम इसके शेप और वॉल्यूम की बात करें तो ना तो इनका शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, तो इसको आप जो है जिस कंटेनर में डालेंगे ये क्या करेगा कि उसी का जो है आप शेप ले लेगा या फिर उसका डिफरेंट शेप हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बलून में डालें तो जो बलून का शेप होता है उस शेप में वो क्या करेगा, खुद को अलाइन कर लेगा। ठीक है, तो इनका शेप फिक्स नहीं होता है और जो इनका वॉल्यूम है वो भी फिक्स नहीं होता है। इनको जितना जगह मिलेगा वो सारा जगह ये ऑक्यूपाई कर लेंगे। आप गैस को बलून में डाल देंगे तो बलून में जितना स्पेस है वो सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। बलून से निकाल करके आप रूम में डाल देंगे तो रूम में जितना स्पेस है वो सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्टेट्स ऑफ मैटर, ये तीनों मेजर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर को आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा और ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों इन्हीं बातों को हम एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बच्चों स्टेट्स ऑफ मैटर की। किसकी बात कर रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर की, जिसमें हमारा क्या क्या आता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस आता है। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, अब इसमें हमारे क्या होते हैं बच्चों, हमारे 3 स्टेट्स की बेसिकली हम बात करेंगे। किसकी किसकी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है बच्चों, जो हमने क्या बात करी कि जो सॉलिड होते हैं उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, इन तीनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, आपको सबसे कम होता है। लिक्विड में अगर हम बात करें तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बच्चों वो सॉलिड से क्या होता है, कम होता है। और जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो क्या होता है बच्चों, हमारा जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो सॉलिड से ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए जो लिक्विड्स है इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो हमें सॉलिड से ज्यादा दिख रहा है। और जब हम गैसेस की बात करते हैं बच्चों तो इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दोनों ही सॉलिड और लिक्विड से क्या होता है, कम होता है। और यहां पे जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए बच्चों, अब हम यहां पे इसको लिख भी लेते हैं कि यहां पे क्या होता है, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड का वो लिक्विड और गैस से अधिक होता है। और यहां पे क्या लिखेंगे, मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ये हमारा जो लिक्विड है और जो गैस है उनसे क्या होती है, कम होती है। ठीक है बच्चों, लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैस। ठीक है, सॉलिड से क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, लेकिन गैस से क्या होता है, ज्यादा होता है। जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस। ठीक है, जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो सॉलिड से क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन गैस से कम होता है। अगर हम गैस की बात करें तो इसमें क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम, बताइए क्या होगा, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो सॉलिड लिक्विड दोनों से ही क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। और मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बच्चों, आपका सॉलिड और लिक्विड से कम होगा। ठीक है, मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते बच्चों, और हमने इनके शेप और वॉल्यूम के बारे में हमने बात करा था। हमने क्या कहा था कि सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों ही क्या होगा बच्चों, फिक्स होगा। लिक्विड के केस में हमारा शेप फिक्स नहीं होगा पर उसका वॉल्यूम फिक्स होगा। और गैसेस के केस में क्या होगा बच्चों, गैसेस में इनका शेप और वॉल्यूम दोनों में से कुछ भी फिक्स नहीं होगा। तो चलिए इसमें लिखते हैं बच्चों कि सॉलिड में क्या होता है, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड में बताया बच्चों, लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में आपका फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। ठीक है, और गैस क्या होता है बच्चों, इसमें आपका नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। आप अगर चाहें तो इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलिए बच्चों हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे बच्चों। तो जो हमारा मैटर है बच्चों, ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा पार्ट, एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस और दूसरा पार्ट को क्या बोलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा प्योर सब्सटेंस क्या है और इम्प्योर सब्सटेंस क्या है। प्योर सब्सटेंस बच्चों हमारा वैसा सब्सटेंस है जिनको कि हम फिजिकल सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस में हमारा क्या आएगा कि अगर आप कोई कंपाउंड ले लें,
ठीक है। जैसे कि आप NaCl कंपाउंड ले लें तो इसका आप सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आप जो है सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा क्या है बच्चों, ये प्योर सब्सटेंस है। और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको आप सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते, वो क्या होता है, हमारा इम्प्योर सब्सटेंस होता है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल ले लें क्ले एंड सॉल्ट मिक्सचर का, तो क्ले एंड सॉल्ट मिक्सचर को आप सिंपल हैंड पिकिंग से सॉल्ट और क्ले को क्या कर सकते हैं, सॉल्ट और क्ले पार्टिकल्स को आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस बात को हम लिख लेते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं उसके बारे में अब हम बातें करने जा रहे हैं। और हमने अभी क्या बात करी है कि हमारा जो मैटर है बेसिकली दो तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। और इसमें हमारे क्या आते हैं बच्चों कि प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। इसमें हमारे दो तरह का आता है, प्योर एंड इम्प्योर, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस हम किनको बोलते हैं बच्चों, दोज substances which cannot be separated into its constituents by simple physical methods, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, एग्जाम्पल आप ले सकते किसका, सोडियम क्लोराइड का, वाटर का, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हैं, प्योर सब्सटेंस हैं, क्योंकि इनको हम जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें हम जो है सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब आपका क्या काम है बच्चों, आप यहां पे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको अब क्या लगता है और कौन कौन से सब्सटेंसेस हमारे प्योर सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइए कि और कौन कौन से सब्सटेंसेस हमारे प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है बच्चों, ऐसे सब्सटेंस जो कि सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट किए जा सके, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। सब्सटेंसेस which can be separated into its constituents by simple फिजिकल मेथड, ओके। और जैसा कि एग्जांपल दिया हमने क्या, क्ले एंड सॉल्ट मिक्सचर, ठीक है। क्ले एंड शुगर मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। और अब आप फिर से मुझे कमेंट करके बताइए कि और कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनको कि आप इम्प्योर सब्सटेंसेस में क्लासिफाई करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप पॉज करके इन चीजों को आप लिख ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब चलिए बच्चों, अब हम लोग बातें करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस की, कि जो हमारा प्योर सब्सटेंसेस है उनको हम किन पार्ट्स में, ठीक है, किन चीजों में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस की, तो प्योर सब्सटेंसेस को बेसिकली एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। किसमें किसमें, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। तो एलिमेंट्स क्या होता है बच्चों, कि हमारे ऐसे प्योर सब्सटेंसेस
ठीक है, ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जिनको कि फर्दर सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जिनको कि फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, ओके। और इसमें क्या होता है, एक ही तरह के एटम्स इसमें मौजूद होते हैं। जैसे H2 गैस ले लीजिए, ये हमारा क्या होता है, इनको हम एलिमेंट्स में कंसीडर करते हैं क्योंकि इसमें क्या होते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन एटम होते हैं और इसको हम फर्दर ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें हाइड्रोजन ही मिलेगा। और दूसरी होती है क्या, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होता है बच्चों, कि जिनको हम फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम अभी हमने बात किया किसका, H2O का, तो H2O को हम किसमें ब्रेक कर सकते हैं, H2 और O2 में। ठीक है, और इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि इसको हम ब्रेक तो कर सकते हैं लेकिन सिंपल फिजिकल मेथड से ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो यही आपका डिफरेंस है किसमें, कंपाउंड्स और इंप्योर सब्सटेंसेस में। इंप्योर सब्सटेंसेस में हम सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, कंपाउंड्स में हम सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा कंपाउंड्स होता है बच्चों, इस केस में क्या होता है कि जो आपके एटम्स होते हैं वो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं। जैसे H2O है, उसमें आपका क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही मौजूद है और ये क्या होता है, हमारा फिक्स्ड रेशियो में होता है। ठीक है, तो चलिए हम इस बात को भी लिख सकते हैं बच्चों। चलिए इसको हम लिखते हैं यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। आप हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस की। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन। और इसमें हमने किसकी बात करी, सबसे पहले आता है हमारा एलिमेंट्स। सबसे पहला क्या आता है हमारा, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हमारा सबसे पहला आता है। तो एलिमेंट्स में हम क्या लिखते हैं बच्चों, कि सब्सटेंसेस which cannot be broken into simpler substance. Okay, they have same type of atoms. ओके, और इसका हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं बच्चों, कि जो हमारा H2 है, ठीक है, कॉपर मेटल है, इन सारे को हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स में हम क्लासिफाई करेंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको कि हम फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी बेसिकली आपको चेंज नहीं होगी। और ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें कि एक ही तरह के एटम्स आपको मौजूद होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है बच्चों, जो दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन है वो क्या है, कंपाउंड्स है। क्या है, कंपाउंड्स है। तो इसमें क्या होता है हमारा बच्चों, कि हमारा एक से अधिक तरह का एटम मौजूद होता है, किसमें, फिक्स्ड रेशियो में। ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, एक से अधिक तरह के एटम हमारे फिक्स्ड रेशियो में मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें H2O का, ठीक है, तो H2O का देखिए मास कितना होगा, 2 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना होगा, 16। तो 2:16 मतलब क्या, 1:8 के रेशियो में हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। इसको हम H2O को ब्रेक कर सकते हैं किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और ये एक से अधिक तरह के एटम से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से बना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से इन डेफिनेशंस को लिख लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, प्योर सब्सटेंसेस के बाद आता है हमारा इम्प्योर सब्सटेंस। क्या आता है, इम्प्योर सब्सटेंस। अब इम्प्योर सब्सटेंस में हमारा मिक्सचर आता है। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है बच्चों,
कि हमारा एक से अधिक सब्सटेंस किसी भी प्रोपोर्शन में, मतलब वेरिएबल प्रोपोर्शन में मौजूद होता है। ठीक है, तो जो हमारा अभी हमने एग्जांपल लिया सॉल्ट एंड क्ले, तो सॉल्ट एंड क्ले को आप किसी भी अमाउंट में मिक्स कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा, हमारा मिक्सचर हो जाएगा। और अब जो मिक्सचर है बच्चों, ये हमारा दो तरह का होता है। कौन कौन से तरह का आपने पढ़ा होगा, जल्दी बताइए, कौन कौन से तरह का होगा? हाँ सही कहा आपने, कौन कौन सा? होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखिए नाम से क्लियर है, होमो मींस क्या होता है, सेम, एंड हेट्रो मींस डिफरेंट। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा कि ऐसे मिक्सचर जिनका की कंपोजिशन थ्रू आउट क्या हो, आपको सेम हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। जैसे कि अगर आप वाटर एंड शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं और अगर आप उसको थोरोली मिक्स कर देते हैं तो उसका जो आपका कंपोजिशन होगा वो थोरोली क्या होगा, आपका सेम होगा। जितना मीठा आपको शुरुआत में लगेगा उतना मीठा ही आपको क्या मिलेगा, आपको आखिरी में भी लगेगा। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी है होमोजीनियस मिक्सचर की बच्चों कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप जो है अलग अलग नहीं देख सकते हैं। अगर आपने शुगर को वाटर में अच्छे से मिक्स कर दिया तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वाटर और शुगर आपको अलग अलग नहीं दिखेंगे। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या है बच्चों कि इनका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं होता है और इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप अलग अलग देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर में तो हमने अभी एग्जांपल दिया था ये क्ले एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, क्ले एंड सॉल्ट सॉल्यूशन में हमारा क्या होगा, क्ले एंड सॉल्ट हमें अलग अलग दिख सकता है, अलग अलग दिखेगा और इनका कंपोजिशन भी थ्रू आउट क्या होता है, सेम नहीं होता है। अभी हमने वाटर का एग्जांपल लिया तो वाटर में भी अगर आप क्ले डाल दें तो वाटर और क्ले भी हमारा क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। वाटर और क्ले का कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं रहेगा और वाटर और क्ले को आप अलग अलग देख भी सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को यह समझ में आ गई होगी। चलिए इसी बात को हम जल्दी से लिख डालते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। अब यहां पे हम बात करेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस की। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंसेस के क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, और अभी हमने बात की किसकी, मिक्सचर की। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस। तो अब इम्प्योर सब्सटेंसेस में हमने सबसे क्या पहले बात करा, हमने बात किया बच्चों मिक्सचर का। ठीक है, ठीक है, किसका बात किया, मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होता है, सब्सटेंसेस इन विच वन और मोर, ठीक है, या टू और मोर सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक है, ओके, सब्सटेंसेस इन विच two or more substances are present in variable composition। ठीक है, तो कंपोजिशन इनका क्या होगा, वेरी करेगा, फिक्स नहीं होगा। और अभी हमने एग्जांपल दिया था किसका, अभी हमने एग्जांपल दिया कि सॉल्ट एंड क्ले मिक्सचर। ठीक है, ओके, आगे आप लिख सकते हैं वाटर एंड क्ले मिक्सचर। ठीक है, शुगर एंड क्ले मिक्सचर, ये आप लिख सकते हैं। और भी आपको जो लगता है कि ये सारे सब्सटेंसेस मिक्सचर हैं, आप उनका भी आप नाम लिखेंगे किस, कहां पे, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो यहां पे हमने मिक्सचर को डिफाइन कर लिया बच्चों कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस अगर हमारा वेरिएबल कंपोजिशन में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ मिक्सचर की। ठीक है, कि मिक्सचर के हमारे कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले बच्चों टाइप्स ऑफ मिक्सचर या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर की। तो हमने बात किया था क्या कि हमारे दो तरह के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कौन कौन से, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलिए लिखते बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर, क्लासिफिकेशन ऑफ
मिक्सचर। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। इसमें हमारा सबसे पहला आता है कौन सा बच्चों? होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन्स क्या होता है बच्चों? सेम। तो ऐसे मिक्सचर लिखिए, मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। ठीक है, ऐसे आपके मिक्सचर जिनका की कंपोजिशन थ्रू आउट क्या रहता है? सेम रहता है। देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बताइए, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज। ओके, एग्जाम्पल वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, और आप फिर से कमेंट करके बताइए कि यहां पे और कौन सी मिक्सचर है जिसको कि आप होमोजीनियस मिक्सचर कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो इसमें क्या होता है बच्चों? मिक्सचर which do not have same composition throughout। ठीक है, ठीक है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ऐसे मिक्सचर जिनका की कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं होता है और देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर visible to naked eyes। their constituents are visible to naked eye। उनके जो भी कंपोनेंट है वो आपको अपने आंखों से दिखाई देंगे। ओके, एग्जाम्पल सॉल्ट एंड क्ले मिक्सचर। ठीक है, तो अब आपका असाइनमेंट है कि अभी आप फिर से कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर का और एग्जाम्पल और बाकी एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक बार जब हम लोगों ने बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर की बातें कर रखी है, ठीक है, हमने पूरा मैटर को यहां पे क्लासिफाई कर लिया है प्योर, इम्प्योर, एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में। अब इसके बाद आती है बच्चों मैटर को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो अब यहां पे जो हमारा मेजरमेंट के लिए होता है बच्चों, हमारा 7 बेसिक क्वांटिटीज होता है जिससे कि हम इनको मैटर को मेजर करते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं बच्चों कि 7 बेस क्वांटिटीज की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और उसका हम एसआई यूनिट देखेंगे। ठीक है, उसका क्या सिंबल होता है वो अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं 7 बेसिक क्वांटिटीज। ठीक है, 7 बेसिक क्वांटिटीज। ठीक है, ये बेसिकली हमें क्या करता है? मैटर को मेजर करने में हमें मदद करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा बच्चों मास। सबसे पहले क्या आता है? मास। ठीक है, उसके बाद क्या आता है बच्चों? लेंथ। ठीक है, उसके बाद क्या आता है बच्चों? टाइम। ओके, इसके बाद क्या आता है? टेम्परेचर। ओके, इसके बाद क्या आता है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या? बताइए, अमाउंट ऑफ
सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और लास्ट में क्या आता है हमारा, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अगर हम बात करें बच्चों इनके सिंबल का, ठीक है, इनके सिंबल का हम बात करें तो आपका जो मास का सिंबल होगा वो क्या होगा, m। बताइए, आप लोग जानते हैं ये सारी चीजें। जो लेंथ का सिंबल होगा वो क्या होगा बच्चों, l। टाइम का क्या होगा, स्मॉल t। ओके, टेम्परेचर क्या होगा, कैपिटल T। इलेक्ट्रिक करंट बताइए बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल बताइए कैसे लिखते हैं, I। ओके, इलेक्ट्रिक करंट हमारा I हो गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताइए बच्चों, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप कैसे डिनोट करते हैं, N। ओके, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी आप कैसे करेंगे, IV। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारा IV। और इनका देखिए बच्चों जो हमारा SI यूनिट है, ओके, SI यूनिट क्या है बच्चों, मास का क्या होता है बताइए, मास का किलोग्राम, kg। ठीक है, लेंथ का क्या होता है बच्चों, मीटर, METRE, मीटर होगा, सेकेंड। टाइम का SI यूनिट सेकेंड। ठीक है, जो टेम्परेचर है उसका क्या होगा बच्चों, केल्विन। जो टेम्परेचर का SI यूनिट है वो क्या होगा बच्चों, केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा बच्चों, एम्पियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बताइए क्या होगा बच्चों, मोल। ठीक है, और जो इंटेंसिटी है इसका क्या होगा, कैंडेला, CD। ठीक है, आप इसको यहां पे लिख भी सकते हैं, ये क्या है, किलोग्राम, ठीक है, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, मोल, कैंडेला। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हमारा क्या हो गया, ये हमारे 7 बेस क्वांटिटीज है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। मास का सिंबल M, SI यूनिट kg। ठीक है, लेंथ का सिंबल L और SI यूनिट मीटर। ठीक है, जो टाइम है इसका सिंबल स्मॉल t और SI यूनिट सेकेंड। ठीक है, जो टेम्परेचर है इसका सिंबल कैपिटल T और SI यूनिट केल्विन। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका सिंबल I और SI यूनिट एम्पियर। जो हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसका सिंबल N और इसका SI यूनिट क्या है बच्चों, मोल। और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है इसका सिंबल होता है IV और इसका यूनिट, SI यूनिट क्या होता है बच्चों, कैंडेला। ठीक है, तो आप ये 7 बेसिक क्वांटिटीज को आप नोट डाउन कर लीजिए और हम इसे याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखिए बच्चों, अब जब हमने मेजरमेंट करने के लिए यहां पे हमने बेसिक क्वांटिटीज को देख लिया है, तो जो अगला टॉपिक है बच्चों वो है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है बच्चों, कि साइंटिफिक नोटेशन में जो हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, केमिस्ट्री में बेसिकली जो हम डील करते हैं बच्चों, वो हम बहुत बड़े बड़े और बहुत छोटे छोटे क्वांटिटीज में हम डील करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम 6 माइक्रोग्राम लिखते हैं 10⁻⁻6 ग्राम, तो 0 के बाद आप डेसिमल डालते जाइए। तो ये बहुत बड़े और छोटे जो है नंबर्स को डील करने के लिए यहां पे हम किसकी बात करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन की। किसकी बात करते हैं बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसमें हम बस नंबर्स को n इंटू 10 रेज टू दी पावर ऑफ n के फॉर्म में लिखते हैं। क्या करते हैं, n इंटू 10 रेज टू दी पावर ऑफ n के फॉर्म में लिखते हैं। मतलब इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो हमारा पहला नॉन जीरो डिजिट है, क्या करते हैं, जो पहला नॉन जीरो डिजिट है डेसिमल को उसके ठीक बाद प्लेस करते हैं। जैसे कि अगर आप 6000 लिखा हुआ है तो यहां पे आप इसको क्या कर सकते हैं, 6, ये आपको आप इसको समझ सकते हैं 6000 डेसिमल 0।
6000.0 के फॉर्म में भी आप समझ सकते हैं। अब क्या करना है कि ये जो हमारा डेसिमल है इसको हमें पहले नॉन जीरो डिजिट के ठीक बाद लेकर के आना है, मतलब इसको हम यहां पर लेकर के आएंगे। तो इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, ये 3 जीरो है, ठीक है, ये हमारा क्या है 3 जीरो है, और 3 जीरो हम लेफ्ट में लेकर के आ रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 6.0 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 3। ठीक है बच्चों, ओके। उसी तरह से 500 है, इसको हम क्या करेंगे, अब ये जो डेसिमल है आप यहां पे इसको समझेंगे कि डेसिमल यहां पे है, इसको हमें यहां लेकर के आना है, मतलब 2 डिजिट हम इसको लेफ्ट में लेकर के आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2। ठीक है, तो यही है हमारा बच्चों सिंपल साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो अभी आप भी कोशिश करेंगे, अगर आप 40,000 को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे आप मुझे अभी बताएंगे कि 40,000 को साइंटिफिक नोटेशन में आप कैसे लिखेंगे। 5,630 इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, जल्दी से पॉज कीजिए इसको वीडियो को और आप अभी लिख करके देखिए, फिर हम डिस्कस करते हैं कि हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे। चलिए, तो अब देखिए बच्चों, ये जो 40,000 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 4.0, और कितना जीरो हम आगे लेकर आ रहे हैं 1 2 3 4, तो 4.0 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, 5,630, तो ये क्या हो जाए बच्चों हमारा 5.63 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया साइंटिफिक नोटेशन हो गया। ठीक है, अगर उसी तरह से अगर हम 0.045 लिखना चाहें तो इसका हम साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखें बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -2। तो ये जो हम डेसिमल है बच्चों इसको हम 2 डिजिट आगे लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि हमारा पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है 2 डिजिट के बाद है, तो ये हम 2 डिजिट के बाद हम जो है डेसिमल लेकर के जा रहे हैं, और राइट की तरफ हमारा डेसिमल मूव कर रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -2। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो 4.5 इंटू 10 पावर -2 बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4.5 डिवाइडेड बाय 100। अब यहां पे आप 2 जीरो इधर लेकर के आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.045। है बात बच्चों समझ में। तो हम क्या करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में बेसिकली हम n इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ n के फॉर्म में लिखते हैं, और हमारा क्या यहां पे कोशिश होता है कि हम डेसिमल को पहले नॉन जीरो डिजिट के ठीक बाद लिखें। ठीक है बच्चों, अब यहां पे जो अभी मैंने आपको लेफ्ट और राइट वाला बताया कि राइट मूव करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट मूव करेंगे तो क्या लिखेंगे, उसको हम एक बार और अच्छे से लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे यहां से क्लियर कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या कह रहे थे कि बेसिकली जो हमारा डेसिमल है वो अगर हमारा लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो 10 का पावर पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर हमारा डेसिमल राइट मूव करेगा तो 10 का उतना ही पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पे आप लिखिए कि द पावर ऑफ 10 remains positive, okay, if decimal moves left। ठीक है, अगर डेसिमल हमारा लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो हमारा पावर क्या होगा पॉजिटिव होगा। हमारा 3 डिजिट आ गया है तो इसलिए ये क्या होगा, हमारा जो डेसिमल है वो 3 डिजिट आ गया है, तो इसलिए 10 का पावर कितना होगा 3 हो जाएगा। तो जितना डिजिट हमारा लेफ्ट में आएगा डेसिमल, हमारा 10 का पावर उतना ही क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, और द पावर ऑफ 10 becomes negative if decimal moves right। अगर हमारा डेसिमल राइट की तरफ मूव करता है तो हमारा क्या होगा, जो हमारा 10 का पावर है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि
0.032। तो अब हम इस डेसिमल को राइट की तरफ मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -2। तो हमारा इस तरफ आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आप इसको कैसे लिखेंगे ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और यहां पे मैं आपको कुछ और असाइनमेंट देता हूं जिसको कि आप सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहां पे मैं आपको कुछ नंबर्स दे रहा हूं, आप क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे और उसका आंसर जो है बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ नंबर्स लिख रहा हूं। ठीक है, 2470, 0.672, ओके, 573, 0.0072। ओके, आप इन सारे का क्या करेंगे, इनको साइंटिफिक नोटेशन में प्रेजेंट करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि साइंटिफिक नोटेशन में आप इसको लिख पाए या नहीं लिख पाए। मैं एक बार फिर से रूल्स आपको समझा दे रहा हूं कि अगर हमारा जो डेसिमल है, ठीक है, अगर हमारा डेसिमल जो है आपको लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो 10 का पावर उतना ही बढ़ जाएगा, और अगर हमारा डेसिमल राइट की तरफ मूव करेगा तो 10 का पावर उतना ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है बच्चों हमारा साइंटिफिक नोटेशन। अब जो हम आखिरी टॉपिक बातें करने जा रहे हैं बच्चों, जो हम आखिरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो क्या है हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। कि साइंटिफिक नोटेशन में हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है और उसको हम अभी तुरंत सीख लेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा है बच्चों सबसे पहला एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, क्या है बच्चों, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जिन दो नंबर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं उनका जो 10 का पावर है वो हम सेम करते हैं और फिर हम जो है ऐड कर देते हैं। एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि ऐड करना है 5.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है कि यहां पे हमें इन दो नंबर्स को ऐड करना है। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले हमें 10 का जो पावर है वो हमें सेम करना पड़ेगा। तो अब दो बातें हो सकती है, या तो मैं 10 पावर ऑफ 3 को दोनों को 10 टू द पावर ऑफ 3 में ही कर दूं, या दूसरा तरीका क्या है कि हम दोनों को 10 टू द पावर ऑफ 4 में कर दें। ठीक है, तो हम दोनों करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये क्या है, 10 टू द पावर ऑफ 3 है, तो हम क्या करते हैं कि इसको भी 10 टू द पावर ऑफ 3 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या होगा बच्चों, ये इसी तरह से रहेगा 5.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 प्लस, अब 10 टू द पावर ऑफ 3 में करना है तो इसका एक जो जीरो है क्या करेंगे बच्चों, उसको हम इस नंबर में जाकर के जोड़ देंगे। आई बात समझ में, एक जीरो, जितना जीरो हमें कम करना है उतना जीरो हम इस नंबर में आके ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 30 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, तो आप कहीं से हटाएंगे तो कहीं तो बढ़ाएंगे ना, तो यहां से आप हटा रहे हैं तो यहां आकर के आप बढ़ा दीजिए। तो ये क्या हो गया 30 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3। और अब इसको अगर आप सॉल्व कर ले तो 10 पावर ऑफ 3 दोनों में कॉमन है, तो 10 टू द पावर ऑफ 3 आप कॉमन कर लीजिए और ये क्या हो गया 5 प्लस 30, तो ये क्या हो गया बच्चों 35 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3। तो ये क्या हो गया बच्चों, अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में करें तो ये क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4। आई बात समझ में बच्चों, तो हमें क्या करना है कि जब हम पावर घटाते हैं तो जितना हम जीरो घटाते हैं उतना जीरो हम नंबर में आके जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं कि दोनों को हम 10 टू द पावर ऑफ 4 में कन्वर्ट करते हैं। तो अब यहां पर एक हम बढ़ा रहे हैं तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा।
तो आपको बैलेंस ले करना है। जब आप एक घटा रहे थे यहां पे तो यहां पे एक बढ़ा रहे थे, अब आप यहां पे एक बढ़ाएंगे तो यहां पे एक आपको घटाना पड़ेगा। तो एक जीरो जब आप यहां पे घटाएंगे, ठीक है, मतलब क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। यहां पे आप एक 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.5। तो यहां आपका क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4। कुछ नहीं किया हमने, यहां पे एक 10 हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पे एक 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 0.5 इंटू 10 पावर ऑफ 4। अब प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4। ठीक है बच्चों, तो यहां पे क्या हो गया 0.5 इंटू 10 पावर ऑफ 4 प्लस 3 इंटू 10 पावर ऑफ 4। तो ये क्या हो गया बच्चों 3.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4। आया बात समझ में आप लोगों को? तो सिंपल सा रूल है, हमें ध्यान रखना है कि जब हमें एडिशन करने के लिए पावर्स को सेम करना है, तो अगर हमें किसी का पावर बढ़ाना पड़ेगा, तो जहां हम पावर बढ़ाएंगे उसके साथ वाले नंबर का हम क्या करेंगे, पावर घटा देंगे। तो यहां एक 10 हम बढ़ा रहे हैं, तो यहां पे एक 10 से आप घटा देंगे, मतलब एक 10 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक 10 से यहां आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे तो उसी तरीके से अगर आप मान लीजिए कि इस केस में अगर आप 10 के पावर को बढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे अगर आप 10 की पावर को बढ़ा रहे हैं तो आपको जो है सामने वाले में आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, और जहां अगर आप 10 की पावर को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ आपको घटाना पड़ेगा। अगर आप 10 की पावर को घटा रहे हैं तो नंबर में आपको पावर आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहां पे एक सब्सट्रैक्शन का भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ओके, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों कि हमें सब्सट्रैक्ट करना है 4.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5, ओके, माइनस 2.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3। तो अब इस केस में भी हमें क्या करना है बच्चों, हमें पावर्स को सेम करना पड़ेगा। चलिए फिर से वही तरीका अपनाते हैं। ठीक है, ये 10 पावर ऑफ 5 है, चलिए हम इसको भी 10 पावर ऑफ 5 में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या हुआ बच्चों, इसको हम इसी तरीके से रखते हैं 4.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5। अब इसका 10 पावर ऑफ 5 में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका 10 पावर ऑफ 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहां आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे 0.02 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5। ठीक है बच्चों, यहां हमने दो पावर से मल्टीप्लाई किया, तो यहां हमें दो पावर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां पे देख लीजिए बच्चों, हमारा 10 टू द पावर ऑफ 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 0.02। ओके, तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा 10 टू द पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 2 8, और ये हमारा हो गया 9, तो ये क्या हो गया 3.98। तो ये क्या हो गया हमारा 3.98 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5। ठीक है बच्चों, उम्मीद है पूरा मैंने बहुत ही सिंपल करके बताया बच्चों, जिससे कि आपको जो है बहुत आपको आसानी हो इसको समझने में। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, बेसिकली 10 का पावर 5 किया है, तो यहां पे 10 का पावर 5 करने के लिए हमने क्या किया कि आपको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो दो पावर ऐड हो गया, 10 पावर 5 हो गया। और यहां पे अब 10 पावर 5 हो गया, तो यहां पे आपको दो जीरो से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। आप 100 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 0.02। तो ओवरऑल वैल्यू हमारा क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए हम दूसरा क्या करते हैं, दूसरा हम इसको 10 टू द पावर ऑफ 3 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पे हम 10 पावर ऑफ 3 कर रहे हैं, मतलब हम 100 से यहां डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां में क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा 400 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3। यहां पे हमने क्या किया 100 से डिवाइड किया, दो पावर यहां पे 10 का कम किया, तो 100 से डिवाइड किया, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पे देखिए माइनस क्या होगा बच्चों 2.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, अब ये बराबर है, तो 10 पावर ऑफ 3 आप यहां पे कॉमन कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 400 माइनस 2, और 400 माइनस 2 कितना होगा 398। तो क्या हो गया 10 पावर ऑफ 3 इंटू 398। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर लीजिए, तो ये डेसिमल यहां है, इसको यहां लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3.98 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5। देखिए दोनों जगह हमारा क्या हुआ है, आंसर सेम है।
ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इसका हम रूल लिख लेंगे, ठीक है। उससे पहले आप जो है यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिख लीजिए, उसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 एडिशन का, 2 सब्सट्रैक्शन का, ठीक है। आप साइंटिफिक नोटेशन में आप उसको आंसर लिखेंगे और आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आप जो है मुझे बताएंगे, ठीक है। तो यहां पे आप चलिए आप लिखेंगे 5.46 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 प्लस 2.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3। ओके, दूसरा 6.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 प्लस 4.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5, ठीक है। अब ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गया एडिशन का। और सब्सट्रैक्शन का लिखेंगे आप 4.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3, ठीक है। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन 5.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2, ठीक है। तो आप इन सभी को सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है। तरीका आपको मालूम है कि हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पावर सेम करना है और उसके बाद हमें सिंपली इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो चलिए आप इसको जो है इसको आप लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए और आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको अब इसके बाद जो है इसका रूल्स भी लिखा देता हूं जिससे कि आप भूले नहीं, ठीक है। तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन में क्या रूल है बच्चों, कि हमें सबसे पहले 10 का पावर सेम करना है और उसके बाद जो है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन में क्या करेंगे हम, मेक द पावर्स ऑफ 10 सेम एंड देन do the calculation, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब इसके बाद आता है बच्चों हमारा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, ओके। तो चलिए लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, ओके। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो चलिए जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3, ओके। अब यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे हमें क्या करना है कि एक बात को ध्यान में रखना है कि जब भी बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन हो तो हम पावर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फिर से सुनिए, जब बेस सेम हो तो हम पावर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए बच्चों ये क्या है, 4, इसको हम जो है फिर से ब्रैकेट खोल करके रीअरेंज करते तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3, ठीक है। अब यहां पे देखिए 10 टू द पावर ऑफ 4 और 10 पावर ऑफ 3 में बेस सेम है, दोनों का बेस कितना है 10 और पावर्स क्या है 4 और 3, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में अगर बेस सेम है तो हम पावर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए 4 इंटू 2 क्या हो गया 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 प्लस 3, तो ये क्या हो गया 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7। आई बात समझ में बच्चों। और जब हम डिवीजन करते हैं और अगर आपका बेस सेम है तो हम पावर्स को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे किसी का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करना है बच्चों, अब यहां पे देख लीजिए 2 2 जा 4, ये कैंसिल, और यहां पे दोनों का बेस कितना है 10 है, ठीक है। 10 पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर ऑफ 3, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस कितना है बच्चों 10 है, तो पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा
2 into 10 to the power of 4 minus 3, that is 2 into 10 to the power of 1. ठीक है, तो काफी सिंपल है बच्चों. इसमें हमें बस एक ही चीज ध्यान में रखना है कि अगर मल्टीप्लीकेशन है तो 10 का पावर अगर 10 अगर हमारा जो है बेस है तो पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो बेस सेम होने पर पावर्स को हम ऐड कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन के केस में, और अगर हमारा बेस सेम है और डिवीजन है तो पावर्स को हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे कि यहां पे हमने किया है. ठीक है, तो इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं. ठीक है, लिखिए, if base is same then powers get added in case of multiplication. ठीक है, इफ बेस इज सेम देन पावर्स गेट एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन. और डिवीजन में क्या होगा, पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा अगर बेस सेम है. तो लिख लीजिए, इफ बेस इज सेम देन पावर्स गेट subtracted in case of division. ठीक है, अगर डिवीजन है तो पावर्स हमारा क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा अगर हमारा बेस सेम है. ठीक है, तो इन दो रूल्स को आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको असाइनमेंट देता हूं. ठीक है, तो आप लोग जो है इसको पॉज करके लिख लीजिए. अब यहां पर मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, आप असाइनमेंट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएंगे आप लोग. ठीक है, तो पहला है बच्चों, जो पहला है वो आपको क्या करना है, 2.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6. ठीक है, दूसरा मल्टीप्लीकेशन का लिख लीजिए, 4.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 multiplied by 2.1 into 10 to the power of 4. ओके, नेक्स्ट थर्ड लिखिए, इसमें आप डिवीजन में दे रहा हूं आपको, 6.2 into 10 to the power of 5 by 3.1 into 10 to the power of 3. ओके, फोर्थ है 4.6 into 10 to the power of 5 by 2.0 into 10 to the power of